वेलकम बैक दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी जिसका नाम है द वेल। ये मूवी आपको वाकई में बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप इसे देखना चाहें तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। और दोस्तों आज की ये वीडियो मैं ऐसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ जैसे कि इसका मेन कैरेक्टर मैं ही हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी की शुरुआत होती है 1993 से। इस कहानी में मैं एक रिस्टोरेशन आर्टिस्ट हूँ। कहानी में मेरा नाम दोस्तों लीसा है और मैं सिमोजी नाम की एक जगह पर जा रही हूँ जहाँ पर मुझे एक पेंटिंग को रिस्टोर करना। मेरे डैड भी यही काम करते हैं लेकिन वो इन दिनों बिजी है, इसीलिए इस काम के लिए मुझे भेजा गया है। अब मैं समूची के लिए बस में बैठकर जा ही रही थी कि वहाँ पर मुझे बस के अंदर 3 दोस्त मिल जाते हैं जिनका नाम होता है ट्रेसी और मेडिसन और उनके गाइड का नाम है टोनी। मेडिसन उसे बताती है कि वो तीनों समूची के जंगलों में जा रहे हैं और वो वहीं पर जानवरों पर रिसर्च करेंगे। अब हम चारों दोस्तों समूची पहुँच चुके थे। वहीं पर बस हमें छोड़कर चली जाती है। अब उन तीनों को दूसरे रास्ते पर जाना था और मुझे दूसरे रास्ते पर। मैंने उनसे ये कहा था कि वो लोग मुझसे आकर मिले जब उनका काम खत्म हो जाए ताकि हम घूमने के लिए जा सके। अब मैं यहाँ से उनसे अलग हो गई थी। अब रात से सुबह हो चुकी थी और मैं एक बस स्टैंड पर बैठी हुई थी क्योंकि मुझे पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए एक मेंशन में जाना था। कुछ देर बाद मेरे पास मार्कस नाम का एक आदमी आता है और वो मुझसे कहता है कि यहाँ पर कोई बस नहीं आती है और साथ ही वो ये भी कहता है कि वो खुद ही मुझे मेंशन तक छोड़ने वाला है। अब हम दोनों बात करते हुए पैदल पैदल ही मेंशन की तरफ चलने लगते हैं। अब हम मेंशन तक पहुँच चुके थे और मार्कस यहाँ पर मुझे बाय बोलकर चला जाता है। अब मेंशन में आने के बाद मैं मेंशन की ओनर एमा से मिलती हूँ। अब एमा मुझे ना ही चाय के लिए पूछती है और ना ही पानी, और वो सीधा मुझे उस पेंटिंग के पास ले जाती है जिसे मुझे रिस्टोर करना था। और पेंटिंग को देखकर मुझे पता चला कि उस पर तो राख की एक मोटी परत जमी हुई है। अब एमा मुझे बताती है कि ये पेंटिंग 500 साल पुरानी है और एक अंडररेटेड आर्टिस्ट ने इसे बनाया था। और साथ ही उसने ये भी बताया कि वहाँ पर आग लग गई थी और उस वजह से ये पेंटिंग भी खराब हो गई थी। मैंने ओनर से कहा कि इस तरह की पेंटिंग को रिस्टोर करने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा, लेकिन एमा मुझसे कहती है कि नहीं, कि मुझे ये पेंटिंग ओनली 2 हफ्तों में रिस्टोर करनी है। और जिसके पीछे का कारण उन्होंने ये बताया कि कुछ ही दिनों में ये पेंटिंग एक आर्ट गैलरी में जाने वाली है। अब क्योंकि काम बहुत ज्यादा था तो इसीलिए मैंने एमा से ये कहा कि मैं इसी रूम में सोऊंगी ताकि मैं इस काम को जल्द से जल्द खत्म कर सकूं। अब मैंने बिना टाइम वेस्ट किए उस पेंटिंग पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे टेरेस के ऊपर से एक लड़की की आवाज आती है। अब जब मैंने टेरेस पर जाकर देखा तो वहाँ पर एक 13 से 14 साल की एक लड़की गाना गा रही होती है। अब जैसे ही मैं उसके पास गई वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से भाग गई थी। लड़की का ये बिहेवियर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मुझे काम करते हुए काफी समय हो गया था तो थोड़ी देर बाद में एमा मेरे पास आती है और वो मुझे डिनर करने के लिए इन्वाइट करती है। अब डिनर टेबल पर जाकर मुझे पता चलता है कि वो लड़की जो छत पर गाना गा रही थी वो एमा की ही बेटी होती है। मैंने एमा को बताया कि टेरेस पर वो मुझे देखकर ही भाग गई थी, जिस पर एमा कहती है कि वो काफी शाय है इसलिए वो लोगों से ज्यादा बातें नहीं करती है। अब डिनर करते हुए जब मैंने एमा की बेटी यानी कि जूलिया से पूछा कि स्कूल के बारे में तो वो रोडली वहाँ से उठकर चली गई थी, जो बात मुझे काफी अजीब लगी थी। अब जिस पर एमा कहती है कि जूलिया को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से स्कूल में वो काफी खतरनाक हो गई थी, इसीलिए उसे स्कूल से हटा दिया। अब डिनर कंप्लीट करने के बाद में मैं वापस से उस पेंटिंग पर काम कर रही थी। 15% पेंटिंग का काम कंप्लीट होने के बाद में मुझे वहाँ पर एक अजीब सी डीमन की शक्ल नजर आती है। जैसे मैं उस पेंटिंग को रिस्टोर कर रही थी मुझे उसके अंदर डीमन नजर आ रहा था, क्योंकि एक छोटी सी चाकू की मदद से मैं उस पेंटिंग को रिस्टोर कर रही थी तो गलती से वहाँ पर मेरी उंगली कट जाती है और खून के कुछ धब्बे उस पेंटिंग के ऊपर गिर जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू अपना काम करती रही और काम करते करते रात हो जाती है और वहाँ पर लाइट भी चली गई थी। अब अंधेरे में मैं नोटिस करती हूँ कि एक बूढ़ा आदमी जो कि मेरे डैड जैसा दिख रहा था वहाँ पर आ जाता है और एक छोटे से चाकू की मदद से मेरी आंखों के सामने ही वो अपने गले को काट लेता है, जिसे देखकर मैं डर जाती हूँ। लेकिन फिर मुझे महसूस होता है कि ये तो सिर्फ मेरा एक इल्यूजन था, असल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन मेडिसन जंगल में माइक लगाने के लिए जाता है। अब वो कैमरा और माइक लगाने के बाद में वापस से टेंट में आ जाता है। अब कुछ ही देर में टोनी को हेडफोन के अंदर से एक अजीब सी आवाज आने लगती है, मानो कि उस माइक के पास में कोई घूम रहा था। टोनी उसे चेक करने के लिए जाता है।
थोड़ी ही देर बाद में मेडिसन और ट्रेसी को उसकी आवाजें आने लगती हैं जो कि टेंट में सो रही थी। अब मेडिसन अकेले ही बाहर देखने के लिए जाती है। मेडिसन को वहाँ पर टोनी की कैप मिलती है जिस पर के खून लगा हुआ था। अब वो घबरा कर वापस से टेंट में ट्रेसी के पास आती है। मेडिसन कुछ कह पाती उससे पहले ही ट्रेसी के सामने कोई उसे खींचकर ले जाता है। अब जब ट्रेसी टेंट से बाहर निकल कर देखती है तो कोई उसके सर पर डंडा मार कर उसे बेहोश कर देता है। अब जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि वो तीनों एक जेल जैसी जगह पर कैद थे और वहीं पर एक और अननोन आदमी भी कैद हुआ था। अब हम देखते हैं कि उस रूम जैसी जगह यानी कि उस जेल जैसी जगह पर बीचों बीच एक कुआं भी होता है जहाँ पर उसके किनारों पर लैटिन भाषा में एक स्पेल लिखा हुआ था। और तभी हम देखते हैं कि एक मोटा तगड़ा आदमी वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसने ही इन सबको इस जेल के अंदर कैद कर रखा है और इसका नाम अरोड़ा है। अब हम देखते हैं कि वो मोटा तगड़ा आदमी टोनी की जेल में जाता है और उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह से मार पीटने लगता है और उसे बिल्कुल अधमरा कर देता है। टोनी अपने आप को बचाने के लिए रेंगते हुए वो जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मोटा तगड़ा आदमी एक बड़ा सा चाकू लेकर उसकी पीठ पर वार करता है और एक बड़ा सा कट लगा देता है और उसके बाद में वो टोनी को उस कुएं के अंदर फेंक देता है। और उसके बाद में हमें उस कुएं के अंदर से कुछ खाने की आवाज आती है, मानो जैसे कि कोई जानवर मांस खा रहा हो। इससे हम समझ पाते हैं कि उस कुएं के अंदर कोई तो है जो कि इंसान तो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर अरोड़ा उससे फीड करवाता है यानी कि उसे खाना खिलाता है। थोड़ी देर बाद में जब अरोड़ा यहाँ से चला जाता है हम उसी अननोन आदमी को देखते हैं जो कि एक ब्लेड की मदद से गटर की शटर को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ब्लेड टूट जाता है तो मेडिसन उससे अपना नाइफ दे देती है, लेकिन जब वो उसे फेंकती है तो वो उसकी पहुंच से काफी दूर गिर जाता है। लेकिन वो अननोन आदमी अपना दिमाग चलाकर उस नाइफ को अपनी तरफ ले ही लेता है। रात में जब मैं सो रही थी तो अजीब सी एक लेडी मेरे पास आकर लेट जाती है। पहले वो मुझे छूने लगती है और बाद में वो मेरा गला दबाने लगती है। अचानक से मेरी आंखें खुलती हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं जाग गई थी क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत भयानक सपने जैसा था। लेकिन जब अब मैं रोशनी में उस पेंटिंग को नोटिस करती हूँ तो वहाँ पर देखने को मिलता है वही सपने वाली लेडी उस पेंटिंग के अंदर थी। पेंटिंग रिस्टोर हो चुकी थी तो शायद लाइट गई थी रात को, तब मैं पेंटिंग को नहीं देख पाई थी। उस पेंटिंग में बनी हुई उस लेडी को मैं बहुत ध्यान से देख रही थी कि तभी अचानक से वहाँ पर जूलिया आ जाती है और जूलिया मुझे बताने लगती है कि उस पेंटिंग में जो लेडी है उसका नाम डोरका है और वो एक विच है और वो इसी घर में रहती है। और साथ ही वो ये भी कहने लगती है कि ये जो पेंटिंग है ये एक श्रापित पेंटिंग है, अगर मैंने इस पेंटिंग को पूरा रिस्टोर कर दिया तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। अब ये सब बोलकर जूलिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो मुझे फोन कर रही हो। अब वही बस स्टैंड वाला लड़का यानी कि मार्कस, मैं उसके पब में उससे मिलने के लिए जाती हूँ और वहाँ पर मेरे जितने भी सपने मैंने देखे उनके बारे में उसे बताने लगती हूँ। अब दोपहर के समय पर हम खिड़की से बाहर देखते हुए जूलिया को देखते हैं जहाँ पर वो एक कपल को देखकर रो रही थी। तभी वहाँ पर मैं भी पहुँच जाती हूँ। अब जूलिया मुझसे कहती है कि वो हमेशा अकेली ही रहे क्योंकि उसकी माँ सिर्फ खुद के बारे में ही सोचती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पर एमा आ जाती है और एमा मुझे अपने साथ ले जाती है। एमा कहती है कि वो जूलिया को घर से बाहर इसलिए नहीं निकलने देती है कि वो अपने से उम्र में बड़े लड़कों के साथ में डेट करना चाहती है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। अब मैंने एमा से उस पेंटिंग को शापित होने वाली बात भी कही थी जिस पर वो कहती है कि ये भी एक और कारण है जूलिया को घर के अंदर रखने का, क्योंकि वो बहुत ही अजीब और गरीब बातें करती है। अब इसके बाद में जब मैं रात को सो रही थी तो मुझे फिर से एक और अजीब सा सपना आता है और सपने में मेरे रूम में ट्रेसी और टोनी आते हैं। टोनी व्हीलचेयर पर था क्योंकि उसकी एक टांग पर बिल्कुल भी मांस नहीं था और साथ ही ट्रेसी मुझसे मदद के लिए पुकार रही थी। अब ये सब कुछ मैंने वापस से जा करके मार्कस को बताया और मैंने उससे उन 3 टूरिस्ट के बारे में भी पूछा कि अगर वो उसके पब में आए हो तो, जिस पर मार्कस कहता है कि अगर कोई टूरिस्ट आए होती है तो मुझे पता चल जाता। अब मैं वापस से मेंशन में आ चुकी थी। अब मैं बाथरूम में जाकर देखती हूँ तो टब में वहाँ पर खून से लथपथ मेडिसन थी। अब ये सब कुछ देखकर मैं बहुत ज्यादा बुरी तरह से डर चुकी थी। अब मैं बाहर की तरफ भाग रही थी तो वहाँ पर एमा आ जाती है। मैंने एमा को पूरी बात बताई और कहा कि मैं अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकती हूँ। अब एमा यहाँ पर मुझे वार्निंग
वार्निंग देने लगती है कि अगर टाइम से काम पूरा नहीं हुआ तो उसे एक बहुत बड़ी पेनल्टी देनी होगी। वो सीधे सीधे मुझे उस पेंटिंग को पूरी तरह से रिकवर करने के लिए बोल रही थी और अब मजबूरी में मुझे उसे हाँ कहना ही पड़ता है क्योंकि मैंने काम लिया हुआ था तो मुझे वो कंप्लीट करना ही था। अब हम वापस से अरोड़ा को देखते हैं जो कि एक बाल्टी को लेकर उस कुएं के अंदर डालता है और हम देख पाते हैं कि कोई अपना हाथ काट कर उस बकेट को खून से भर रहा होता है और ये वही डीमन होता है जो कि उस पेंटिंग के अंदर था। और ये बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि जो डीमन होते हैं वो इतनी आसानी से किसी को अपना खून नहीं देते हैं। अब अरोड़ा उस बाल्टी को बाहर निकाल देता है और वो स्ट्रेंजर की जेल की तरफ जाने लगता है। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि अरोड़ा खून के बदले उस डीमन को इंसानों को खाने के लिए दिया करता था, यानी कि इंसान को खाने के लिए ये डीमन अपना खून इन्हें दे रहा था। अब मेडिसन को यहाँ पर पता था कि अगर उस अनजान आदमी को कुछ भी हो गया तो हम यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए मेडिसन अरोड़ा को गालियां देने लगती है और उसे प्रोवोक करने लगती है। तब यहाँ पर अरोड़ा उसे छोड़कर मेडिसन की तरफ आने लगता है। अरोड़ा उसे पकड़कर बाहर खींचने लगता है लेकिन वो उस जेल को पकड़ देती है जिसकी वजह से अरोड़ा उसके हाथ को ही काट देता है। फिर वो उसे बाहर निकालता है और एक स्पाइस वाला औजार लेकर आता है और उससे वो मेडिसन की पूरी पेट नोच देता है। फिर वो उसी हथियार से मेडिसन की एक आंख को भी निकाल लेता है। इसके बाद में यहाँ पर मेडिसन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब अरोड़ा मेडिसन को उसी कुएं के अंदर फेंक देता है और हम देख पाते हैं कि उस कुएं के अंदर और भी बहुत सारे लोगों की हड्डियां पड़ी हुई थी और यहाँ पर हम उस डीमन को क्लियरली देख पाते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। अब अरोड़ा के जाने के बाद में हम उस स्ट्रेंजर यानी कि उस अननोन आदमी को देखते हैं जो कि उस गटर के शटर को खोलने में कामयाब हो जाता है और वो ट्रेसी से कहता है कि वो यहाँ से निकल कर बाहर जाकर हेल्प लेकर आएगा। अब वो जैसे ही उस गटर के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि वो खौफनाक डीमन गटर के अंदर से ही उस अनजान आदमी के फेस को नोच लेता है और वो वहीं पर उसे धीरे धीरे खाने लगता है और ये सब देखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक था और ये सब कुछ ट्रेसी बहुत ही ज्यादा खौफ में देख रही थी और वो यहाँ पर पहले से भी और ज्यादा डर जाती है। अब हम एमा को देखते हैं जो कि एक रेड कलर की ड्रिंक पी रही थी और साथ ही वो अपनी खूबसूरती को शीशे के अंदर निहार रही थी। अब यहाँ पर दोस्तों हम उस शीशे के अंदर डोरका को भी देख पाते हैं जो कि उस पेंटिंग में भी थी और जो कि साथ ही मेरे साथ भी आकर सो गई थी, यानी कि वो सब कुछ एक सच था ना कि कोई सपना। अब इसका मतलब ये था कि जूलिया की बात सच थी और यहाँ पर एमा और डोरका दोनों ही विचेस थी जो कि उस डीमन के खून को पीकर जिंदा और जवान थी और खून के बदले में ये लोग ही डीमन को इंसान देती है खाने के लिए और इसलिए नहीं कि ये उनकी डील है बल्कि इसलिए कि उस डीमन के अंदर खून खत्म ना हो और वो बहुत ज्यादा खून निकालता रहे, यानी कि जो अरोड़ा था वो भी इस खून को पीता होगा और वो भी विचेस के लिए ही काम कर रहा था। अब दूसरी ओर कंटिन्यूअस पेंटिंग को रिस्टोर करे जा रही थी और उसे रिस्टोर करते हुए वहाँ पर एक और फिगर शो होने लगती है जो कि एक बच्चा था और उसे मारकर एक पेड़ के सहारे लटकाया हुआ था। अब हम देखते हैं कि जूलिया यहाँ पर आ जाती है और वो फिर से मुझसे कहने लगती है कि मैं पेंटिंग को रिस्टोर ना करूँ। जूलिया बताती है कि ये पेंटिंग 500 साल पहले बनाई गई थी और वो ये भी बताती है कि डोरका, उसकी मॉम और कुछ लोगों ने मिलकर एक बिली नाम की लड़की का सैक्रिफाइस कर दिया था और पेंटिंग में जो बच्चा हमें दिख रहा था वो बिली ही था और जिस वजह से उन लोगों ने गोरान नाम के एक डीमन को सम्मन कर लिया और उसे फंसा लिया और उस पर एक कर्स लगा दिया जिस वजह से वो उस पेंटिंग के साथ में कनेक्टेड है और ये कर्स 500 साल पुराना होता है और हर 500 साल बाद में लाल चंद्रमा की रात आती है और इस पेंटिंग को पूरा रिस्टोर करने के बाद में जब मून की लाइट इस पर पड़ेगी ये कर्स फिर से स्टार्ट हो जाएगा और अगले 500 सालों तक फिर से उसकी माँ और डोरका बेकसूर लोगों को मारती रहेंगी और उस डीमन के खून को पीकर 500 सालों तक जवान और जिंदा रहेंगी। लेकिन यहाँ पर जूलिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि जूलिया भी कोई छोटी बच्ची नहीं है, यानी कि उसने ये खून तब पिया था जब वो एक छोटी बच्ची थी, यानी कि 13 से 14 साल की और इसके बाद 500 सालों से वो ऐसी ही है और इसी वजह से उसका भी मन करता है कि वो भी डेट करे। लेकिन सीधी सी बात है 13 से 14 साल के बच्चे के साथ कौन ही डेट करना
चाहेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात थी कि जिसने जिस उम्र में उस डीमन का खून पिया था उसकी उम्र वहीं पर रुक गई थी और वो उसी एज में अटक कर रह गया था। लेकिन मुझे जूलिया की बातों पर यकीन नहीं था क्योंकि एमा ने पहले ही ये सब बता दिया था। तो एमा की सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और जिसी वजह से मुझे जूलिया की बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन जब जूलिया मुझे ट्रेसी, मेडिसन और टोनी के बारे में बताती है तो मुझे उस पर यकीन हो जाता है क्योंकि मैंने उसे उन तीनों के बारे में नहीं बताया था। अब जूलिया मुझे उन तीनों के पास लेकर जाती है। हम वहाँ पर एक सीक्रेट रास्ते से पहुँचते हैं लेकिन वहाँ पर अरोड़ा खड़ा हुआ था। लेकिन अब अरोड़ा यहाँ से जेल की तरफ चला जाता है और जूलिया मुझे यहाँ पर अकेला जाने के लिए कहती है और जूलिया खुद एमा के पास चली जाती है ताकि वो एमा का ध्यान भटका सके। अब वहाँ पर उस रास्ते में नीचे जाने से पहले मैंने एक हथियार उठा लिया था और मैं उस रास्ते की तरफ जा रही थी जो कि रास्ता काफी लंबा था। अब कुछ दूर चलने के बाद में अरोड़ा को शक होने लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा हो तो यहाँ पर मुझे छुपना पड़ता है। अरोड़ा इग्नोर करते हुए आगे जाने लगता है लेकिन गलती से मुझसे यहाँ पर आवाज हो जाती है जिसकी वजह से अरोड़ा जब चेक करने के लिए आता है तो मैं एक जगह पर छुप जाती हूँ। यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है कि वहाँ पर लोगों के कटे हुए बॉडी के पार्ट्स पड़े हुए थे। अब थोड़ी देर के बाद में अरोड़ा वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर पड़े हुए कपड़ों से मुझे पता चलता है कि ये सब कुछ यहाँ पर काफी सदियों से होता आया है। अब अरोड़ा ट्रेसी के पास जाता है और उसे छूने लगता है। वो अरोड़ा को धक्का देती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ पर बहुत ज्यादा डरी हुई थी तो उसका पैर फिसल जाता है जिस वजह से फ्लोर से उसका सर लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जब ट्रेसी को होश आता है तो अरोड़ा यहाँ पर अपने नाइफ को गर्म करके उसके फेस पे लगाकर उसके फेस को जला देता है और वो चिल्लाने लगती है। अब चिल्लाने की आवाज जब मुझे सुनाई देती है तो उस आवाज का पीछा करते हुए मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ। अब अरोड़ा ट्रेसी को कुएं में फेंकने वाला ही था लेकिन ट्रेसी यहाँ पर कुएं की वॉल को पकड़ लेती है और तभी पीछे से मैं अरोड़ा के ऊपर अटैक करके ट्रेसी को बचाती हूँ। अरोड़ा यहाँ पर बेहोश हो चुका था यानी कि अरोड़ा यहाँ पर जैसा भी था तो वो एक इंसान ही। इन सब हथियारों का उस पर असर होता है। अब ट्रेसी को वहाँ से लेकर हम दोनों बाहर निकल जाते हैं लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही ट्रेसी के पैर में कील लग गई थी जिसकी वजह से उसका पैर घायल हो चुका था। बड़ी मुश्किल से ट्रेसी के पैर से मैंने उस कील को बाहर निकाला जो कि बहुत ही दर्दनाक था। अब यहाँ पर अरोड़ा को होश आता है और वो अनजान आदमी के जेल में देखता है तो वो अनजान आदमी मर चुका था। जेल का दरवाजा भी वहाँ पर पहले से खुला हुआ था और उस शटर के रास्ते से वो डीमन भी बाहर आ चुका था। अब वो डीमन अरोड़ा के पीछे खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर अरोड़ा जानता था कि वो उस डीमन से लड़ नहीं सकता है इसीलिए वो उस डीमन को खुद को खाने के लिए ऑफर कर देता है और वो डीमन उसे जिंदा ही खा जाता है। अब मैं और ट्रेसी जब भाग रहे थे तो अचानक से सामने से मार्कस आ जाता है जिसे देखकर मुझे लगता है कि वो हमारी मदद करने के लिए आया है लेकिन वो एक क्रॉस बो से ट्रेसी को मार देता है जिससे मुझे पता चलता है कि ये भी इनके साथ में मिला हुआ है। अब मार्कस मुझे ब्लैकमेल करके वापस से उसी पेंटिंग वाले रूम में ले आता है। हम देखते हैं कि अब यहाँ पर मून भी रेड हो चुका था। अब ये सब लोग मिलकर जबरदस्ती मुझसे उस पेंटिंग को रिस्टोर करवाने लगते हैं और अब धीरे धीरे वो पूरी पेंटिंग क्लियर होने लगती है जिसके अंदर एमा भी थी और मार्कस भी था यानी कि ये सभी लोग यहाँ पर मिले हुए थे और ये लोग 500 सालों से जवान हैं। अब पेंटिंग के अंदर मुझे एमा के हाथ में एक पेपर नजर आता है जिसमें कि एक स्पेल यानी कि कर्स लिखा हुआ था। इन्होंने सबसे पहले उस डीमन को एक बिल्ली का सेक्रीफाइस दिया और उसे यहाँ पर बुला लिया और उसके बाद में इस स्पेल की मदद से पेंटिंग बना दी और उस डीमन को यहाँ पर कैद कर दिया। अब 500 सालों से वो डीमन वहाँ पर कुएं के अंदर कैद था तो इसलिए वो डीमन बहुत ज्यादा गुस्से में था। तभी यहाँ पर जूलिया आ जाती है और वो उस पेंटिंग को जलाने की धमकी देती है। तो एमा मार्कस से जूलिया को ही मार देने के लिए कह देती है लेकिन तभी मैंने यहाँ पर एक केमिकल मार्कस की आंखों में डाल दिया था और यहाँ पर तभी 12 भी बज चुके थे और अब एमा मार्कस से उस हथियार को लेकर मुझ पर ही हमला कर देती है और अब तक अगला दिन शुरू हो चुका था और अब ये कर्ड्स भी यहाँ पर खत्म हो चुका था क्योंकि वो पेंटिंग पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई थी जिसका प्रूफ भी हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले एक जो बूढ़ा आदमी था वो धीरे धीरे और ज्यादा बूढ़ा होने लगता है और देखते ही देखते वो बिल्कुल खाक में बदल जाता है। उसके बाद में बाकी सब भी धीरे धीरे बूढ़े होकर खाक में मिल जाते हैं। अब उसके बाद में हम जूलिया को देखते हैं जिसकी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वो पहले एक टीनेजर बनती है, फिर वो एक अडल्ट गर्ल बनती है और उसके बाद में वो एक बूढ़ी औरत बन जाती है और फिर वो भी धीरे धीरे खाक में मिल जाती है। लेकिन यहाँ
पर जूलिया बहुत ही खुश थी क्योंकि वो ये सब कुछ खत्म करना चाहती थी। उसे हमेशा से एक ही उम्र में अटके रहना पसंद नहीं था। लेकिन तभी मैं नोटिस करती हूँ कि वहाँ पर वो डीमन आ जाता है तो मैं तुरंत वहाँ का दरवाजा बंद कर देती हूँ। पेंटिंग में एमा के हाथ में जो पेपर था उस स्पेल को पढ़ने लगती हूँ और तभी वो डीमन दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया था। लेकिन जब तक मैंने उस स्पेल को कंप्लीट कर लिया था और जिस वजह से वो डीमन अब मेरा गुलाम बन चुका था। अब वापस से मैंने उस डीमन को कुएं में कैद कर दिया और अब मुझे ही इस कर्ज को 500 सालों तक आगे चलाना होगा। अब 30 साल बाद वापस से आप लोग मुझे देख पाते हैं और मैं अभी तक भी जवान थी, यानी कि मैंने भी उस खून को पिया था। लेकिन मैंने यहाँ पर एमा से डिफरेंट चीजें की थी, बल्कि मैं यहाँ पर अमीर लोगों को उस डीमन का खून दे रही थी और उनसे मिलियंस में पैसे ले रही थी। जैसे कि अभी अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट की बीवी वो खून लेने के लिए आई थी। मैंने गौरान को जबरदस्ती कैद करके उससे खून निकलवा रही थी और उसे एक साइंस प्रोजेक्ट की तरह हम लोग यूज कर रहे थे। लेकिन उसे हम खाने के लिए इंसान नहीं दे रहे थे, बल्कि मैंने उस डीमन को IVR और लिक्विड डाइट पर ही रखा हुआ था और हम अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना ब्लड भी उसके अंदर से निकाल सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको मेरा ये प्यारा सा एक्सप्लेनेशन और ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अगली वीडियोस के देखने के लिए इंतजार जरूर करें। और दोस्तों, साथ ही कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि मेरा ये डिफरेंट तरीके से जो किया गया एक्सप्लेनेशन है ये आपको मेरे चैनल पर कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।